आज वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है 7.7 बिलियन। 1960 में 3 बिलियन थी और 1920 में 1.9 बिलियन। तो पिछले 100 इयर्स में पॉपुलेशन 4 टाइम्स हो चुकी है। इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पीछे क्या रीजन है? इस सेंचुरी के एंड तक पॉपुलेशन कितनी होगी? क्या ये इसी तरह एक्सपोनेंशियली ग्रो करती रहेगी? क्या हम नियर फ्यूचर में कोई मेजर क्राइसिस देखने वाले हैं और क्या हम इस एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं? लेट्स फाइंड द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन ग्रोथ को ट्रैक करते हैं पूरी ह्यूमन हिस्ट्री से लेके अब तक, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने जो प्रोजेक्शंस किए हैं इस सेंचुरी के एंड तक उसको देखेंगे। और यूनाइटेड नेशंस के जो पॉपुलेशन के प्रोजेक्शंस होते हैं वो काफी एक्यूरेट होते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। अब चलते हैं 12,000 साल पहले यानी 10,000 BC में। तो 10,000 BC में वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन थी 4 मिलियन, जो कि मुंबई की आज की पॉपुलेशन का 1/5 पार्ट है। और 1803 आते आते ये पॉपुलेशन हुई सिर्फ 1 बिलियन। और उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन में 1-1 बिलियन का ऐड करते रहे तो हम देखेंगे कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से ग्रो करनी स्टार्ट कर गई। 1927 में 2 बिलियन हो गई, 1975 में पॉपुलेशन 4 बिलियन हो गई और 2011 तक आते आते 7 बिलियन हो गई। और आगे की यूएन की प्रोजेक्शंस देखें तो 2024 में ये पॉपुलेशन 8 बिलियन हो जाएगी, 10 बिलियन हो जाएगी 2056 में, 11 बिलियन हो जाएगी 2088 में। अब इस पूरे डाटा को चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं और इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। आप इस चार्ट में देखेंगे वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स को और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है टोटल पॉपुलेशन को, और ये जो बार्स हैं 1 बिलियन पॉपुलेशन को। तो आप देखेंगे कि 7 बिलियन तक पॉपुलेशन कितनी तेजी से ग्रो करती जा रही है। और आगे आप एक सरप्राइजिंग चीज देखेंगे, 7 बिलियन के बाद फिर से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी कि आगे पॉपुलेशन में स्लो इंक्रीज हो रहा है। वो बार की जो हाइट है फिर से बड़ी होती जा रही है। तो ऐसा क्यों? पॉपुलेशन 12 बिलियन तक कभी नहीं पहुंचेगी, यानी कि 12th बिलियन चाइल्ड कभी पैदा ही नहीं होगा। क्या ये काफी सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है? अब 2 क्वेश्चंस आपके माइंड में डेफिनेटली आते होंगे कि पिछले 200 साल में ऐसा क्या हुआ, क्या रीजन थी कि पॉपुलेशन इतने जबरदस्त तरीके से बढ़ी, और दूसरा ये कि अब ये इतनी तेज ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। और आप ये कैसा कह सकते हैं कि इस सेंचुरी के एंड तक पॉपुलेशन ग्रो करना बंद कर जाएगी, उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगी और फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। इसको सिंपल करने के लिए 4 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। अब इससे पहले हम आगे 4 स्टेजेस देखें, आपको 2 सिंपल टर्म्स पता होनी चाहिए। एक है फर्टिलिटी रेट, ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन, और एक है मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइड बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 15। अगर फर्टिलिटी रेट कंटिन्यूसली 2 या 2.2 के बीच में रहता है तो पॉपुलेशन कांस्टेंट बनी रहती है, पॉपुलेशन में चेंज नहीं होता। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। अगर फर्टिलिटी रेट कंटिन्यूसली 2.2 से ज्यादा रहेगा तो पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा, इससे कम रहेगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। अब चलते हैं 4 स्टेजेस पे अपने। स्टेज 1, ये स्टेज पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही जैसी थी। 1750 से पहले का जो टाइम था उसको हम स्टेज 1 बोलते हैं। इस स्टेज में फर्टिलिटी रेट हाई था, इसकी वैल्यू थी 6, तो जो कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से ज्यादा है, तो पॉपुलेशन काफी तेज बढ़नी चाहिए थी। लेकिन मोर्टेलिटी रेट भी काफी हाई था। उन 6 बच्चे जो पैदा होते थे उनमें से 4 बच्चे 15 साल की एज से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। तो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट 2 के आसपास बना हुआ था। और ये मोर्टेलिटी रेट इतना हाई क्यों था? ड्यू टू पुअर सैनिटेशन, महामारियां जो फैलती थी, वैक्सीन्स नहीं थे उनके लिए, कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था। इनफैक्ट इस हाई मोर्टेलिटी की वजह से ही ये फर्टिलिटी रेट इतना हाई था। लोग इसीलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते थे क्योंकि आमतौर पे 6 में से 4 बच्चे तो 15 साल की एज से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी। अब इस पूरे प्रोसेस का रिजल्ट क्या था? इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल में थी 1750 तक, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट काफी हाई था। अब आते हैं स्टेज 2 पे। जो ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज थी उनके लिए स्टेज 2 जो टाइम था वो था 1750 से 1870। जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो थी 1850 से 1970, जिसमें चाइना, इंडिया और काफी कंट्रीज, एशियन कंट्रीज आती हैं। और यही जो ग्रुप है ये पूरे वर्ल्ड का एवरेज माना जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इसी ग्रुप में आती है। और जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी जैसे अफ्रीका, इसकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए स्टेज 2 थी 1950 से 2010 के बीच। तो इस स्टेज 2 में हुआ क्या? इसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, लिविंग कंडीशंस अच्छी होने लगी, लोगों की हेल्थ अच्छी होने लगी, जो एपिडेमिक्स होती थी उनके लिए वैक्सीन्स बनना स्टार्ट हो गई, बेटर सैनिटेशन प्रोसेस होने लग गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ? बच्चों की डेथ कम होने लग गई। तो मोर्टेलिटी रेट जो 1750 में 4/6 था वो 1960 में घट के 1/5 हो गया। अब 5 में से एक ही बच्चे की डेथ हो रही थी 1960 तक। बट मेन फैक्टर ये है कि जो फर्टिलिटी रेट था वो ऑलमोस्ट सेम ही बना हुआ था।
1750 में फर्टिलिटी रेट 6 था, बट 1960 में फर्टिलिटी रेट उसमें सिर्फ 1 का ही डिक्रीज हुआ। तो जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है वो कितना हुआ, 4, क्योंकि 5 बच्चे पैदा हो रहे थे और उनमें से 1 की डेथ हो रही थी। तो पॉपुलेशन ने इस पीरियड में काफी तेजी से ग्रो किया, एक्सप्लोजन हुआ पॉपुलेशन का। 4 बच्चे हो रहे थे, उन 4 के आगे फिर 8, 8 से फिर 16, तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला। 1800 में पॉपुलेशन 1 बिलियन थी, 1960 में 3 बिलियन हो गई, 1975 में 4 बिलियन हो गई। अब आती है स्टेज 3। तो स्टेज 3 मोर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 1870 से 1970, लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 1960 से, और अभी तक ऑलमोस्ट ये खत्म हो चुकी है। कुछ कंट्रीज जैसे चाइना ऑलरेडी स्टेज 3 को क्रॉस कर चुकी हैं, और कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया वो जल्दी ही कर लेंगी इसको। और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्होंने 2010 के आसपास ही स्टेज 3 में एंटर किया। तो इस स्टेज में क्या हुआ, और ज्यादा हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ज्यादा अच्छा हुआ, और ज्यादा वैक्सीन बनने लग गई, बेटर एजुकेशन हो गई। तो इसकी वजह से मोर्टेलिटी जो पहले ही कम हो रही थी काफी, वो और कम हो गई। 1960 में 1/5 थी, 2018 में 1/20 रह गई। सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंज हुआ फर्टिलिटी रेट का हुआ। फर्टिलिटी रेट 1960 में 5 था, अब वो 2.45 हो गया। सोशो इकोनॉमिक चेंज काफी हुआ लोगों की लाइफ में। लोगों ने रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि ज्यादा बच्चे पैदा करना इकोनॉमिकल नहीं है। इस पूरे प्रोसेस की वजह से क्या रिजल्ट हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ तो रही थी फिर भी, बट पिछली स्टेज के मुकाबले कम ग्रोथ था उसमें। अब आते हैं स्टेज 4। मोर डेवलप्ड कंट्रीज 1970 में इन्होंने एंटर किया और अभी तक स्टेज 4 चल रही है। लेस डेवलप्ड कंट्रीज, काफी कंट्रीज रिसेंटली एंटर कर चुकी हैं जैसे चाइना, कोरिया, और कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया बहुत जल्द एंटर कर जाएंगी स्टेज 4 में। और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज वो अभी भी स्टेज 3 में चल रही हैं और आगे भी चलेंगी काफी टाइम तक। तो इस दौरान क्या हुआ, मोर्टेलिटी रेट जो पहले ही काफी कम हो चुका था और कम होने लग गया, और जो फर्टिलिटी रेट था वो भी और डिक्रीज हो रहा है। अब जैसे कि ज्यादातर जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी स्टेज 4 में पहुंच चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं बहुत जल्दी, अफ्रीका को छोड़ के, तो पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। अब आप कहेंगे कि भाई साहब इस कंसेप्ट को जरा क्लियर कीजिए कि स्टेबिलिटी की तरफ कैसे बढ़ रही है पॉपुलेशन। तो अब देखिए कि आज वर्ल्ड की जो फर्टिलिटी रेट है वो है 2.45 और आगे और डिक्रीज हो रहा है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक कंसेप्ट बताया था रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट, जो कि 2.1 2.2 के आसपास था। 1960 में फर्टिलिटी रेट 5 था, 2018 में आज 2.45 है, और ऐसा प्रोजेक्टेड है कि 2040-2050 के बीच में, 2050 के आसपास फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2.1 2.2 के आसपास रह जाएगा। तो 2050 के बाद नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे 2050 के बाद, बट पॉपुलेशन फिर भी इस सेंचुरी के एंड तक बढ़ती ही रहेगी। अब एक क्वेश्चन फिर आएगा आपके माइंड में कि भाई साहब अगर फर्टिलिटी रेट अब 2.45 है और ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट के इतने नजदीक है अभी भी, तो अभी भी पॉपुलेशन क्यों तेजी से बढ़ रही है? और 2050 में जब फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट के पास आ जाएगा, एकदम इक्वल हो जाएगा, उसके बाद भी क्यों बढ़ेगी पॉपुलेशन? तो भाई साहब आप एक गहरी लंबी सांस लीजिए। मुझे पता है कि अभी तक आपके दिमाग की दही बन चुकी होगी काफी हद तक, बट इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट वो अभी आने वाला है। और अभी तक अगर आपका कोई भी कंसेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं हुआ इस वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो को यहाँ पॉज करके दोबारा देख लीजिए। अब हम चलते हैं कि क्यों काफी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है अभी भी, और 2050 के बाद भी क्यों बढ़ेगी। तो इसका रीजन नंबर 1 है पॉपुलेशन मोमेंटम। अब ये क्या है भाई साहब पॉपुलेशन मोमेंटम? जैसा हमने पहले देखा कि 1960-70 के आसपास जो फर्टिलिटी रेट 5 था, उसके बाद वो कम हो रहा है और आज 2.45 है। बट ये एकदम से कम नहीं हुआ, ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअली कम हुआ। तो बहुत सारे लोग बीच में जो पैदा हुए 1970 से 2000 के आसपास बीच में, वो अब आगे उनके बच्चे हो रहे हैं, वो आगे अपनी फैमिली को एक्सटेंड कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर एग्जैक्ट टर्म्स में बोलूं मैं, तो जो नंबर ऑफ वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज में जो बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती हैं, उनकी संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन फर्टिलिटी रेट आधा हुआ है 5 से 2.5। तो अगर तो नंबर ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव एज में जो है वो डबल होती, तो जो फर्टिलिटी रेट हाफ हुआ है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते, बट नंबर ऑफ वुमेन ट्रिपल हुई है। तो ये एक दूसरे को लेवल अभी तक इन्होंने नहीं किया है, इसलिए अभी भी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। धीरे धीरे आगे जैसे टाइम आता रहेगा तो ये एक दूसरे को लेवल ऑफ कर देंगे, तब पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। अब रीजन नंबर 2 कि पॉपुलेशन 2050 के बाद भी
क्यों बढ़ेगी जबकि हम उस टाइम तक रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो 2.1 2.2 के आसपास है उसको अचीव कर लेंगे। तो किसी गिवन ईयर में जो पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है वो दो फैक्टर से होता है, नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ डेथ। तो नंबर ऑफ बर्थ अगर ज्यादा है नंबर ऑफ डेथ से तो पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा, अगर नंबर ऑफ डेथ ज्यादा है तो पॉपुलेशन में डिक्रीज होगा। 2019 में नंबर ऑफ बर्थ थी 140.7 मिलियन और नंबर ऑफ डेथ थी 59.4 मिलियन। तो दोनों का डिफरेंस बनता है 81.3 मिलियन, यानी 2019 में 81.3 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अब 2050 में जो नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ डेथ का डिफरेंस होगा वो होगा 50.7 मिलियन। तो इतना पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा 2050 में एज कंपेयर टू 81.3 मिलियन इन 2019। 2075 में जो डिफरेंस होगा वो होगा 27.2 मिलियन का, यानी कि ये होगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 2075। 2099 में डिफरेंस घट के रह जाएगा 10.5 मिलियन। तो अब आप एक ट्रेंड देख रहे हैं कि नंबर ऑफ डेथ बढ़ रही है, नंबर ऑफ बर्थ कम हो जाएंगी। तो धीरे धीरे करके जो दोनों का डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही एक टाइम आएगा जब नंबर ऑफ डेथ ज्यादा होंगी कंपेयर टू नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर, तो फिर ग्रोथ नेगेटिव में होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक अब आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पॉपुलेशन डिक्रीज होना क्यों स्टार्ट हो जाएगी सेंचुरी के एंड तक या उसके थोड़े टाइम के बाद। ये थी दो मेन रीजन। अब दो रीजन और हैं। रीजन नंबर 3 जो है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लोगों की औसतन जो जीने की एज है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 1950 में वर्ल्ड की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 46 थी। एक आदमी आमतौर पे 40 साल तक जिंदा रहता था ऑन एवरेज। 2019 में ये थी 72 और 2099 में बढ़ के हो जाएगी 83 के आसपास। तो लोग अब ज्यादा टाइम तक जिंदा रह रहे हैं, ज्यादा टाइम तक पॉपुलेशन में वो बने रह रहे हैं। रीजन नंबर 4 तो हमने देखा कि वर्ल्ड की एवरेज फर्टिलिटी रेट 2.45 है, कुछ कंट्रीज की तो 2 से भी कम है और कुछ कंट्रीज की तो 1 से भी कम है। लेकिन अफ्रीका की जो फर्टिलिटी रेट है वो अभी भी 4 के आसपास है और ये कम हो रही है, बट धीरे धीरे कम हो रही है। तो फ्यूचर में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा उसमें से मैक्सिमम जो ग्रोथ होगा वो अफ्रीका से होगा। इनफैक्ट जो यूएन के प्रोजेक्शंस हैं, हमने जो देखा पहले कि 2100 में यूएन बोलता है कि 11.2 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी, आज है 7.7 बिलियन, तो डिफरेंस बनता है 3.5 बिलियन। ये होगा अब से लेके 2100 तक पॉपुलेशन में ग्रोथ। और अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की पॉपुलेशन आज है 1.3 बिलियन और 2100 में ये पॉपुलेशन हो जाएगी 4.4 बिलियन। तो दोनों का डिफरेंस बनता है 3.1 बिलियन। तो इसका मतलब जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है 3.5 बिलियन का, उसमें से 3.1 बिलियन तो अकेले अफ्रीका से ही आ रहा है। तो 90% जो फ्यूचर में पॉपुलेशन ग्रो करने वाली है वो अकेले अफ्रीका से करने वाली है। एक काफी बड़ा क्वेश्चन अभी आता है कि क्या हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को जल्दी रोक सकते हैं? क्या हम इसको 10 बिलियन से पहले रोक सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, रोक सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सिर्फ यूएन ही नहीं है जो पॉपुलेशन की प्रोजेक्शंस करता है, और भी काफी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड में। जैसे एक इंस्टीट्यूट है विटगेंस्टाइन सेंटर। इनका जो बेसिस रहता है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का वो रहता है एजुकेशन के बेसिस पे। तो इनका मानना है कि अगर हम अफ्रीका में एजुकेशन और हेल्थ को और ज्यादा तेजी से पहुंचाएं, वहां एक्सेसिबिलिटी करें इस चीज की, और जो कि हाल के टाइम में हो भी रहा है, काफी तेजी से वहां ग्रो कर रही है एजुकेशन, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन। तो इनका मानना है कि अगर हम ऐसा करें तो अफ्रीकन कंट्रीज का जो करंट फर्टिलिटी रेट 4 है उसको बहुत जल्दी हम 2 तक अचीव कर सकते हैं। तो अगर प्रोजेक्शंस दोनों के कंपेयर करें, यूएन का और विटगेंस्टाइन सेंटर का, तो अफ्रीका की पॉपुलेशन आज 1.3 बिलियन है। यूएन कहता है 2100 में 4.4 बिलियन होगी और विटगेंस्टाइन सेंटर कहता है 2.6 बिलियन के आसपास होगी। तो दोनों का डिफरेंस 1.8 बिलियन है। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो विटगेंस्टाइन सेंटर के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2100 ईयर के आसपास तक 9.5 बिलियन तक रोकी जा सकती है। तो इसका मतलब पूरी गेम में जो गेम चेंजर रहने वाला है वो है अफ्रीका, क्योंकि बाकी जो कंटिनेंट्स हैं जैसे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एशिया, इनमें तो काफी कम ग्रोथ होने वाली है फ्यूचर में। इनफैक्ट यूरोप की कुछ कंट्रीज में तो डिक्रीज होने वाली है पॉपुलेशन। तो अब अगर इस पूरी वीडियो को मैं समराइज करूं 2-3 पॉइंट में कि 1750 तक फर्टिलिटी रेट हाई था, बट फिर भी पॉपुलेशन कंट्रोल में थी हाई मोर्टेलिटी की वजह से। 1750 से 1970 के बीच में पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हुआ क्योंकि मोर्टेलिटी रेट काफी कम हो गई थी, बट फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा
व्यवस्था बनी हुई थी फिर भी। और 1970 के बाद क्या हुआ, मोर्टेलिटी रेट और भी कम हो गया और फर्टिलिटी रेट भी कम होना स्टार्ट हो गया। तो अब ग्रोथ तो हो रही है लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी कम ग्रोथ हो रही है। लेकिन इस सेंचुरी के एंड तक ये पक्का है कि पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी और उसके कुछ टाइम के बाद डिक्रीज भी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वर्ल्ड की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होने वाली है वो होगी 9.5 बिलियन और 11.5 बिलियन के बीच में कहीं ना कहीं। और इनमें सबसे मेजर रोल जो प्ले करने वाला है वो है अफ्रीका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपका पॉपुलेशन के रिगार्डिंग जो परसेप्शन था वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में लेके आ सकूं। और अगर इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा।